जिस इंटरव्यू का पिछले 10 महीने से इंतजार था, मार्च में चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ काम किए। अब शुरू हो रहा है 10 महीने के काम के बाद सवालों का दौर, और आज योगी आदित्यनाथ उन सब सवालों के जवाब देंगे जो अभी तक के काम के आधार पर 22 में जीत का कारण क्या था, 23 में क्या काम करने वाले हैं और 24 को लेकर उनकी निगाहें किस टारगेट पर हैं। तो बस कुछ ही पलों में आपका इंतजार खत्म होने वाला है। 10 महीने का ये इंतजार बस कुछ ही देर में खत्म होगा जब आप देखेंगे इंडिया टीवी पर योगी आदित्यनाथ का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं सीएम हाउस, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा। नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और स्वागत योगी आदित्यनाथ जी आपका बहुत बहुत इंडिया टीवी पर, और धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला, विशेषकर इसलिए क्योंकि ये हम जानते हैं आपके लिए कितना व्यस्त समय है। 4-5 दिन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के कई इन्वेस्टर्स आएंगे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, और उसके बाद G20 के आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस बीच में आपको त्रिपुरा भी जाना है पार्टी के प्रचार के लिए, तो इस सब के बीच में आपने लिए हमारे लिए वक्त निकाला। योगी जी, लोग हमेशा पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में आप जब जीत करके आए, ये रिकॉर्ड बना भारत के अंदर। आजादी के बाद पहली बार 5 साल सरकार चलाकर कोई मुख्यमंत्री दोबारा वैसा ही लगभग मैंडेट लेकर के आए, लेकिन आप 1 वर्ष तक व्यस्त रहे अपने कामकाज में। तो लोग पूछते थे कि भाई योगी जी से कब बात होगी, कब उनसे आप लोग कभी सवाल पूछेंगे, तो आज हमें वो मौका मिला है। पीछे की बातें बाद में, पहले अभी जो आप आगे करने जा रहे हैं, यूपी को लेकर के लोगों के मन में एक सेट माइंड था कि यूपी बदल नहीं सकता। यूपी का मतलब घर में अंधेरा, शहर में दंगा। यूपी का मतलब बेरोजगारी, यूपी का मतलब सड़क पर गड्ढा, यूपी का मतलब पलायन। ये एक इमेज थी यूपी की। हमने इसको धीरे 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 पिछले 6 साल में बदलते हुए देखा है। हो सकता भी और बहुत कुछ करने की जरूरत हो, लेकिन इतने बड़े जहाज को मोड़ना ये आप कैसे कर रहे हैं और किस रफ्तार से कैसे कर रहे हैं? नमस्ते। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इंडिया टीवी को कि आज उत्तर प्रदेश शासन की बात को, यद्यपि अलग अलग समय में किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने आता है, लेकिन आज इस विशेष वार्ता के माध्यम से भी हम उसको प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन दिखा है और उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज हुआ है, वास्तव में इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके विकास को फोकस करते हुए आज एक नई शुरुआत की है। और आज हर व्यक्ति इस बारे में मानता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों के अंदर देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5-6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन दिखे हैं, यह हर व्यक्ति इसके प्रति आश्चर्यचकित भी है, कौतूहल की नजरों से देख भी रहा है, और उसे एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश की टीम कर रही है। और इसमें डबल इंजन सरकार का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है। देखिए, अभी आप जब इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, एक कार्यक्रम आपने पहले भी किया था, कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा, वो अपना पैसा आपके प्रदेश में लगा रहा है, उससे कुछ 2-4 चीजें बुनियादी हैं। मैं तो नहीं दावा करता कि मैं बहुत इकोनॉमिक्स या फाइनेंस जानता हूं, लेकिन फिर भी उसको सुरक्षा चाहिए। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी ढांचे, वो जो इमारत खड़ी करेगा उसकी सुरक्षा चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको कनेक्टिविटी के लिए सड़क चाहिए, उसको भ्रष्टाचार मुक्त माहौल चाहिए कि वो जो काम करना चाहता है उसके वो सरकारी बाबू उसका वो काम करे।
तो ये एक डायमेंशन का काम नहीं है, इसमें कई सतहों पर काम करने की जरूरत थी। देखिए, उस प्रकार का माहौल 2014 के बाद पूरे देश के अंदर बनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर पहले दिन से प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के बाद मोदी जी ने देश को जो एक दिशा देनी प्रारंभ की अपने यशस्वी नेतृत्व में, आज उसके सार्थक परिणाम हर ओर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने उसको अक्षरशः फॉलो किया है। 2017 के पहले राज्य सरकार की रुचि कम थी या नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा था, अपनी उस परंपरागत छवि से उभर नहीं पाया। 17 के बाद अक्षरशः हमने भारत सरकार को फॉलो किया और आज उसका परिणाम भी हमें मिल रहा है और हम उसको भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। 17 में जब हम लोग जनता जनार्दन के पास गए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और पहली बार इतने बड़ी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे और लगातार सरकार उस पर कार्य की है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रदेश के अंदर जो रिफॉर्म होने थे, इसमें व्यापक पैमाने पर भारत सरकार के साथ मिलकर के, नीति आयोग के साथ मिलकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, 15-16 में यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पे था, आज वह नंबर 2 पर है। काफी रिफॉर्म किए गए और रिफॉर्म करने के परिणाम आज हमारे सामने हैं। प्रदेश के अंदर एक लैंड बैंक बनाया गया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके सरकारी लैंड पर जहां जहां सत्ता के संरक्षण में कब्जे हुए थे उन्हें कब्जों से मुक्त करके आज हमारे पास पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 64,000 एकड़ लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इसमें हम लोगों ने निवेश भी करवाया है, बहुत सारी जगह गरीबों को आवंटन भी किया है, बहुत सारी जगह हमने बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को उसके ऊपर खड़ा किया है और बाकी हमारी जो सिक यूनिट थी, अन्य कुछ लैंड्स हमारे पास जो राजस्व विभाग के पास थी, इन सबको लेकर के और औद्योगिक विकास के पास लैंड थी, इन सबको लेकर के एक लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने यहां औद्योगिक निवेश के बेहतरीन वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का कार्य किया। आज देश का जो सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल के रूप में उत्तर प्रदेश के पास है। कोई भी निवेशक जो यूपी के किसी पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है वो एक बार आवेदन करें। 350 से अधिक सेवाएं उसको अकेले सिंगल विंडो सिस्टम के साथ निवेश मित्र पोर्टल से मिल जाएगा। एमओयू हमारे साथ हुआ, अब उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारना है। इसके लिए निवेश सारथी एक दूसरा पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है। एक एक कार्य की मॉनिटरिंग होती है। निवेश सफलतापूर्वक हो गया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है। इस निवेशक को शासन के द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश मिलना है, जो इंसेंटिव मिलने हैं, वह इसके माध्यम से मिलेगा। तो मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम है। ये चीजें यूपी ने की। यूपी इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है पहले से भी, जैसे खास तौर पर हमने अपने पोटेंशियल को समझा नहीं। खास तौर पर जब हम बात करते हैं यूपी के बारे में, तो किसी भी औद्योगिक निवेश के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, लॉ एंड ऑर्डर उसका एक महत्वपूर्ण कारक है।
लैंड बैंक आवश्यक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई का बेस। उत्तर प्रदेश के पास एमएसएमई परंपरागत उद्यम के रूप में था, लेकिन वह हताश और निराश की स्थिति में था। पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण वह दम तोड़ रहा था। हम लोगों ने उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यहां पे प्रोत्साहित किया। कल वित्त मंत्री ने बजट में उस स्कीम का नाम लिया। हाँ, तो उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2018 में अपनी स्कीम को लागू किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया। आज हम 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का अपने प्रदेश का जो एमएसएमई यानी ओडीओपी के जो प्रोडक्ट हैं, इसको हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ताकत थी। इसको किसी ने पहचाना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचाना, इसके लिए प्रोत्साहित किया। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की एक ताकत बना। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी के लिए, आपने देखा होगा पहले ज्यादातर निवेश नोएडा और गाजियाबाद में होते थे। नंबर 1 पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जी बिल्कुल। नंबर 2 पे गाजियाबाद होता था। बहुत हो गया तो उसके अगल बगल के कुछ जनपदों तक सीमित हो जाता था। आज वहां पे तो निवेश हो ही रहा है। पहला इन्वेस्टर समिट होगा जब उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है एक साथ। और इसका कारण है, एक, पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किया, जब राज्य सरकार उसके साथ जुड़ गई तो डबल इंजन की सरकार ने अब मीटर गेज से नहीं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? आज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र माने जाते थे, आज ये दोनों पिछले 6 वर्ष के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के समकक्ष आने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस वहां पे हुई। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए पूरे बुंदेलखंड को कनेक्ट करने के लिए उसको राष्ट्र को समर्पित विगत वर्ष कर चुके हैं। ये एक 21 में, एक 22 में 2 एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज तक बन रही है, जो वेस्टर्न यूपी को सेंट्रल और ईस्ट यूपी के साथ जोड़ेगी जी। और फिर प्रयागराज से वाराणसी को जोड़ने के लिए और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए पहले से ही हाईवे वहां पे तैयार है। ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। एयर कनेक्टिविटी 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी के। प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना का सर्वाधिक लाभ यूपी ने लिया। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट पर हम बहुत शीघ्र एयर कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं। और कल यूनियन बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 नए एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट के लिए जो प्रावधान किया गया, उसमें 5 नए के प्रस्ताव भी हम भारत सरकार को भेज रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन हुई है। जो बिजली पहले 4 जनपदों थी, आज 75 जनपदों में बराबर मिल रही है। हमने उद्योग को ओपन एक्सेस की भी सुविधा दी, एक विकल्प दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि राज्य सरकार की बिजली में उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं से भी जहां उनको अच्छी बिजली लगती है वहां से खरीद सकता है। हम उसको ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। या फिर नेट बिलिंग की सुविधा, सोलर पैनल लगा करके वह अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी अपने यहां वहां पे भी उसको पैदा कर सकता है। तो इन सभी की सुविधाएं यहां पर हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आज ये सभी चीजें जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, हर निवेशक को विश्वास हुआ है। आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने। मैं उसका एक उदाहरण दे सकता हूं दर्शकों को कि यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो माहौल है, आप तो सीएम हैं, आपके सामने कोई निवेशक आएगा तो वो तो अच्छी बात ही करेगा,
लेकिन जो छपा उन कई, लखनऊ में आपने इन्वेस्टर मीट किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, उसमें जो कुछ बातें जो कही गई यूपी को लेकर के, जैसे एक निवेशक ने कहा कि व्यापार के लिए यूपी जैसा माहौल कहीं और नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी बेस्ट है। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके गोरखपुर में प्लांट के लिए जमीन मांगी थी, 10-11 दिन के अंदर जमीन का अनुबंध हो गया। एक दूसरे उद्योगपति लिख रहे हैं कि यूपी सरकार की इंडस्ट्री पॉलिसी पहले से काफी बेहतर हुई है, हमें अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता है, हर समस्या का तत्काल समाधान होता है। तीसरा, ये शायद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है कि यूपी में स्किल डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं। पिछली सरकारें पैसे लेती थीं, वहीं योगी सरकार में उद्यमियों को सरकार इंसेंटिव के रूप में पैसा दे रही है। मतलब कहें पहले तो हमको देना पड़ता था, हम निवेश भी कर रहे हैं, उसके अलावा हमको कुछ जो है शायद हमसे डिमांड किया जाता था करप्शन, लेकिन अब हमको उल्टा इंसेंटिव मिलता है, जो भी आप बात कह रहे थे। मैं ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं जहां से शुरू किया था सर, इसमें माइंडसेट तो बहुत बड़ी चीज है। एक जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अधिकारी अब मेरा सहयोग करते हैं, वही अधिकारी उससे पहले पैसे मांग रहा था। देखिए, टीम सरकार की मंशा क्या है, यह सरकार में तैनात हर अधिकारी, हर कर्मचारी भी जानता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और उत्तर प्रदेश में पहले भी और उसके बाद में भी, यानी 17 के पहले भी और 17 के बाद में बहुत सारी यूनिट लगी होंगी, लगी हैं। देखिए, हम लोगों ने फरवरी 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, वो यूपी का पहला इन्वेस्टर समिट था। इन्वेस्टर समिट में हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने अलग अलग समय में उसकी आयोजित किए थे। उस समय के बहुत सारे जो 18 के एमओयू हमारे हुए थे, उनमें से बहुत सारे यूनिट ने अपना प्रोडक्शन भी यहां शुरू कर दिया है। अच्छा, अभी मेरे पास जैसे यहां हरदोई से ही एक बर्जर पेंट का आ रहा है, उन्होंने यूनिट बना दिया, कह रहे हैं साहब उद्घाटन करने के लिए किसी दिन आप आ जाइए। इसी प्रकार से पेप्सिको ने, और ये आपके पिछले इन्वेस्टर समिट में इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। मैं क्या करूं, उन्होंने एमओयू किया था हमारे साथ। हाँ। उनका यूनिट तैयार है, कर चुके हैं। यूनिलीवर का हमीरपुर में प्रारंभ हो चुका है, पेप्सिको का कोसी कला में प्रारंभ हो चुका है, डाटा प्रदेश का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है, डिस्प्ले यूनिट सैमसंग का इसने अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही हजारों यूनिट यूपी के अंदर ऐसे ही लग चुके हैं, जिन पर इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। 468 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनमें से 4 लाख के आसपास निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाएं, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवल ये एमओयू नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है, ये तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने निवेश मित्र के माध्यम से दे दिया। उसके बाद प्रत्येक एमओयू की मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था भी निवेश सारथी के माध्यम से दे दी गई है, संवाद बनाना। और इसमें भी हम उससे भी आगे जाके कर रहे हैं, हर एक निवेशक के साथ एक एक सीएम रिसर्च फेलो को उसके साथ जोड़ रहे हैं। उसकी सारी समस्या अगर फिर भी किसी स्टेज पे फंसी हुई है तो बताएं, उसका इनपुट सीधे सीएम कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। आपने हर इन्वेस्टर को अपना एक प्रतिनिधि दे दिया हम सबको इसके साथ जोड़ रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी भी स्तर पर वो ना हो। क्योंकि मेरा मानना है, आप वो लेकिन उसको इंडिविजुअली ट्रैक कर पाते हैं? एकदम कर रहा हूं मैं, हर एक के साथ में बात करता हूं, संवाद करता हूं हर एक के साथ में। और मैं इस चीज का पक्षधर हूं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में, अगर 25 करोड़ जनता के जीवन में हमें परिवर्तन करना है तो हमें यहां पे अधिक से अधिक विकास की तरफ फोकस करना होगा। अपनी योजनाओं को और अपने कार्यक्रमों को पूरी पारदर्शी तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी के साथ उसको लागू करना पड़ेगा और अपने यूथ के लिए अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी की सृजन की कार्रवाई को करना होगा। हम लोगों ने पिछली बार प्रदेश के अंदर अपने एमएसएमई यूनिट को प्रोत्साहित करने के कारण और निवेश के कारण 1,61,00,000 यूथ को हम सीधे सीधे नौकरियों के साथ जोड़े थे। सरकारी नौकरी हम 5 लाख नौजवानों को दी, लेकिन 1,61,00,000 यूथ को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 60 लाख लोगों को हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ यूपी के अंदर जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और ये जो निवेश है, जो प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का अभियान चलाया है जी, इसके साथ जुड़ते हुए दोनों, एक यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए निवेश एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके लिए आपने कोई अपने लिए टाइमलाइन सेट की है? हमारी टाइमलाइन सेट है, हमारा उस पर कार्य चल रहा है और हम हर एक फील्ड में उसमें काम कर रहे हैं। इस पे हमारी हर एक, उसमें केवल निवेश पे ही नहीं हो रहा, अर्बनाइजेशन पे हमारा कार्य हो रहा है। एग्रीकल्चर की विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने के लिए अलग से वहां पे भी काम अलग से चल रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एक समावेशी विकास हो, उसके लिए अलग से कार्य चल रहे हैं। प्रदेश का हमारा जो यूथ है वह तकनीकी दिशा से सक्षम बन सके, इसके लिए भी हमारा वहां पे कार्य चल रहा है। इन सभी फील्ड पे अलग अलग कार्य हर एक जगह हो रहे हैं, कहीं कोई किसी चीज को हमने वो नहीं, यह उसका एक फील्ड ये भी है। और इसके माध्यम से हम लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेके आने जा रहे हैं। लेकिन देखें, मैं ये सिर्फ पॉलिटिकल आपके विरोधी हैं इसलिए नहीं, अखिलेश यादव पूछते हैं कि ये 5 लाख नौकरी और सरकारी नौकरी देने से क्या पूरे देश का, पूरे यूपी का जो नौजवान है उसको मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा? अभी आपने जो कहा 1 करोड़ 61 लाख आपने पिछली बार जो आपने एमएसएमईज लगाई या यूनिट्स आई, उसकी बदौलत ही रोजगार दिया। एमएसएमई यूनिट हमने लगाई ही नहीं थी, पहले से भी एमएसएमई यूनिट थी जी, लेकिन वे दम तोड़ रही थी। हमने उसको प्रोत्साहित किया, हमने उनके लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए, हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, हमने उनको ओडीओपी के नाम पर जोड़ करके उनकी ब्रांडिंग की, उसकी मार्केटिंग की, हमने भारत सरकार की योजनाओं के साथ उसे जोड़ा। आज परिणाम हमारे सामने है। ये सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर लोग वाकई आज लोगों को यकीन नहीं होगा। तो क्या ये वेरीफाइबल है कि हाँ भाई हमने 1 करोड़ 70 लाख लोगों को दिया रोजगार? भारत सरकार, भारत की एक इंडिपेंडेंट संस्था ने जो सर्वे किया है 2015-16 का, यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 19.2 है और आज के दिन पर अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 3.5 और 4 के बीच में है। इसका मतलब यहां पे नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित हुई। दूसरा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आया था। हर एक कामगार और श्रमिक का हमने स्किल मैपिंग करवाया था। स्किल मैपिंग करवाने के बाद फिर उनको एमएसएमई यूनिट में हर एक से मैंने अपील किया था कि भाई सरकार आपके साथ जुड़ेगी, आपको हर प्रकार से प्रोत्साहित भी करेगी, आप कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे दीजिए, जो और राज्यों से आए उनको एब्जॉर्ब करें। करें। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एमएसएमई यूनिट ने उन सबको, जिसके पास जो क्षमता थी उसके अनुसार मदद की थी और सभी लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का काम किया था। जो यहां काम करना चाहता तो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, जो वापस जाना चाहता था उसके लिए भी हमने फ्रीडम दी। जहां आपको अच्छा लगता है आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर क्योंकि कई पहलुओं पर बात हो गई, मैं आपसे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर खास तौर पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जैसे हम यूपी की जो पुरानी पहचान थी उसकी बात कर रहे थे, तो यूपी की लॉलेसनेस या लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये एक बड़ी पहचान थी यूपी की। आपको तो पता ही होगा, आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, आपके लिए इस नाम का उपयोग सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया था एक रैली के अंदर, बाबा बुलडोजर। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया वो अलग बात है। तो ये जब आप नाम सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही रहना पसंद भी करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लोग अगर किसी एक मिशन या किसी एक ऑपरेशन के कारण उत्तर प्रदेश की जनता का हित होता हो, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी भी नाम से कोई परहेज भी नहीं होता है। लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग रूप में बोलते हैं, लेकिन अगर उसके कारण यूपी की जनता को खुशी होती है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनका ईज ऑफ लिविंग आसान होता है,
तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होती किसी से भी। मुझे याद है आप जब पिछले साल प्रचार कर रहे थे चुनाव से पहले, तो आपने कहा था हमने सारे बुलडोजर सर्विस करने के लिए भेज दिए, रिपेयर के लिए भेज दिए, अब लौटेंगे तो फिर वो अपने काम पर लग जाएंगे। तो हालांकि इस बुलडोजर के जरिए जो जस्टिस आप देते हैं या आप सजा जो देते हैं, तो लोग पूछते हैं कई बार, जैसे ओवैसी साहब का एक ट्वीट है कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के चीफ जस्टिस हैं, कि वही फैसला कर देंगे, वही सुनवाई कर लेंगे और सजा भी सुना देंगे, किसी का भी घर तोड़ देंगे। और ये अलग बात है कि अब आपके ये बुलडोजर मॉडल को और राज्य भी अपनाने लगे हैं, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। देखिए, हर अच्छे कार्य की सराहना भी होगी और उसकी आलोचना भी होगी। हमें देखना होगा आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर राजनीतिक कारणों से है तो उसका अपना विषय है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने जो भी कदम उठाए हैं सब कानून के दायरे में लेकर के उठाए हैं। अगर किसी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो बाकायदा उसकी नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद फिर उसको समय दिया गया। समय देने के बाद अगर उसने उसके अनुरूप कदम नहीं उठाए तो हमने केवल तोड़ा ही नहीं होगा, बल्कि उससे तोड़ने में जो खर्चा आया होगा उसकी वसूली भी की होगी। ऐसा भी नहीं है कि हमने केवल वो कर दिया। अगर किसी ने सरकारी लैंड पर, एनिमी प्रॉपर्टी पर या किसी गरीब की भूमि पर कब्जा करके या किसी व्यापारी की भूमि पे कब्जा करके जी अपनी हवेली खड़ी कर दी हो तो उसको प्रॉपर नोटिस देके कहा गया कि भाई देखो, आपका ये सब इल्लीगल है, या तो आप अपने कागज सबमिट करिए और इसका कारण बताइए। नहीं बताते हैं तो फिर आप इतने दिन के अंदर इसको हटा दीजिए। उसको पूरा समय दिया गया। वह न्यायालय में जाके, बहुत सारे लोग स्टे भी लेते हैं, फिर न्यायालय में हम लोग लड़ते हैं, स्टे वैकेट करवाते हैं और फिर जो भी काम करते हैं नियम के अनुसार ही करते हैं। लेकिन हां, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहेगा। जैसे ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि मुख्तार और अतीक, इन पर तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन मनोज और अजीत पर कभी नहीं चलेगा। मतलब साफ है, मुसलमान है तो हाँ, चला दो बुलडोजर। ओवैसी की अपनी एक दृष्टि है, उनकी दृष्टि यूपी की जनता नकार चुकी है और यूपी की 25 करोड़ जनता ने आज विकास को सामने रख करके बार बार अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिया है। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, ये लगातार दे रही है और 24 में भी भरपूर अपना जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति यूपी की जनता देने जा रही है। जिन लोगों को जनता ठुकरा चुकी है उनको विकास अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वे विकास से ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और मुझे लगता है कि बोलते रहना चाहिए, तो दाल में तड़के का काम ही करेंगे। अच्छा, मैंने जब जो दो नाम लिए, क्योंकि ये इतने बदनाम हैं कि इनको हिंदुस्तान में हर कोई पहचानता है। जो हिंदी भी नहीं समझता उसको ही मालूम है मुख्तार अंसारी कौन है, अतीक अहमद कौन है। ये हमारा दुर्भाग्य कि ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के लिए तो ये लोग जो हैं उनकी राजनीतिक अराजकता को बढ़ाने के माध्यम बनते थे। आखिर उत्तर प्रदेश ने एक दिन में कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया है, इसके लिए प्रयास करने पड़े। आखिर यही प्रदेश था। अगर आप देखेंगे 2007 से 12 के बीच में 350 से अधिक दंगे यूपी के अंदर हुए थे। 2012 से 17 के बीच में लगभग 700 दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 17 से 23 आ गया है, एक भी दंगा यूपी के अंदर नहीं है। इस दौरान बड़े बड़े इवेंट यूपी के अंदर हुए, इलेक्शन भी हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। आज यहां पे हर जाति मत मजहब के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। आज हर बहन और बेटी सुरक्षित है, हर एक को पूरी फ्रीडम है, हर व्यक्ति अपने कार्य को आगे कर रहा है, हर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। जब शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, बिना भेदभाव के सबको प्राप्त हो रहा है, तो फिर हमें कानून को मानना पड़ेगा।
लेकिन आप इस बात से तो अवेयर होंगे कि आपकी इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है एंटी मुस्लिम। देखिए, कोई किसी भी रूप में करे, मैंने क्या कहा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए मुझ पे कुछ भी आरोप लगेंगे, मुझे वो सब स्वीकार्य है। मैं जो हूं, मेरे बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या हूं, कैसे काम कर रहा हूं। बाकी जिसको आरोप लगाना, जिसके पास देखिए जो होगा वही तो करेगा। मैं जो दो नाम ये आपसे आपके सामने जिक्र कर रहा था वो इसीलिए, इनके ऊपर दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमे थे, और इनमें से एक आदमी को तो लिटरली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के वकीलों के जरिए हफ्तों महीनों की जिरह के बाद आपको पंजाब की जेल से लाना पड़ा था यूपी की जेल के अंदर। और एक सरकार लगी भी हुई थी कि यह आदमी पंजाब की जेल से ना निकल पाए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह आपको पता लगी कि यह व्यक्ति जेल की पंजाब की जेल में इतना आराम से रह रहा था मुख्तार अंसारी, और यहां आने के बाद फिर जो सलूक होना था वो हुआ। देखिए, ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के पेशेवर माफिया और अपराधी किसी न किसी रूप में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था, और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। आज भी उस पर 54 से लेकर 58 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हैं। पहली बार 44 वर्ष के बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई है। एक लोअर कोर्ट से हुई है, एक मामले में, दो मामलों में लोअर कोर्ट से हुई है, और एक मामले में हाई कोर्ट से हुई है। आखिर क्या कारण है कि लोग हत्या करें, अपहरण करें, जबरन कब्जा करें, और कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता? क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के और पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए? और सरकार कर क्या रही थी? क्या कर रही है सरकार? ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स है, उसके लिए दंगा अगर हो रहा है फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के चल रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अति कहना, क्या स्थिति बना के रखी थी? सैकड़ों एकड़ शासन की भूमि को, विकास प्राधिकरण की भूमि को कब्जा करके वो कॉलोनी बसाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, यानी कहीं भी कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और कब तक चलेगी अराजकता? एक व्यक्ति के लिए हम 25 करोड़ आबादी के जीवन को दांव में लगा दें? ये नहीं हो सकता। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण थी, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों के लिए फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना जब हर जाति, मत और मजहब के लोगों को मिल रहा है, किसी के पर्व और त्योहार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, सबको फ्रीडम है हर प्रकार की, तो फिर अराजकता फैलाने की और दंगा करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और हम लोगों ने पहले दिन सब पे बराबर लागू किया, और कानून आज भी प्रदेश के अंदर सब पे बराबर लागू होता है। इसके लिए आपको कोई, खासकर पुलिस महकमे में कोई बदलाव करना पड़ा? पुलिस को कोई खास निर्देश देने पड़े? देखिए, फोर्स वही है, लेकिन हां, पुलिस में हमने व्यापक रिफॉर्म की है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कदम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया। हमने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,60,000 पुलिस की भर्ती को किया था, और प्रदेश के सभी 60 जनपदों से
उसमें भर्ती हुई। सभी 75 जनपदों से सभी 101 लाख भर्ती, पुलिस की भर्ती हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, ट्रेनिंग की क्षमता का विस्तार करवाया गया। और यही नहीं, हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब हर रेंज स्तर पर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। साइबर थाने हर रेंज स्तर पर बनाए। उत्तर प्रदेश अपना यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित कर रहा है। इस सत्र में उसमें क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ये कदम बढ़ाने के साथ एसडीआरएफ का गठन पहली बार यूपी के अंदर हुआ। 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी गई थी, उनका पुनर्गठन हुआ। और प्रदेश के अंदर मेट्रो, एयरपोर्ट और औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी इस दौरान हम लोगों ने किया है। एसटीएफ और एटीएस का भी स्ट्रेंथन किया गया और इनको तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया गया, तब जाकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन इस आरोप पर आपको क्या कहना है कि आपकी सरकार में एनकाउंटर होते हैं और वो उन एनकाउंटरों में भी फिर भी बताया जाता है कि मुसलमान ही मारा जाता है, मुसलमान के पांव में गोली लगती है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे पुलिस शहीद हुए। 25 करोड़ की आबादी है। हमारा जवान अगर कहीं शहीद हो जाता है तो क्या वो वैसे ही अपने को दांव लगा रहा है? उन दुर्दांत माफिया और अपराधी जो पैरेलल सरकार चलाते थे, उनसे लड़ना आसान काम नहीं था। कौन उनके सामने बोलता था? मैंने बताया ना आपको, मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध कब किया था? 1978 में किया था। पहली हत्या 1981 में की थी। कोई मुझे बताएगा कि 1981 और 1978 में हुआ अपराध में क्यों नहीं उसमें कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उसके बाद लगातार उस पर शिकंजा कसा गया? वो हत्या पे हत्या करता गया, अपराध करता गया। कैसे वो एमएलए हो गया? कैसे वह लगातार विभिन्न जो भी दल सत्ता में आता था उसका शागिर्द बन जाता था? कोई बात तो रही होगी ना, कहीं ना कहीं कोई संरक्षण तो रहा होगा ना। जाहिर है ये चीजें दिखाती हैं कि एजेंडा हमारा क्या है। इन माफियाओं को बचाना, इन संगठित गिरोहों के संचालकों को बचाना है, या फिर उत्तर प्रदेश की 20, 22 या 25 करोड़ आबादी के हितों को संरक्षण देते हुए यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहन बेटियों के लिए हमें कुछ करना है। अगर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं ये सभी एजेंडे के हिस्से होते तो मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफिया नहीं पैदा होते, कतई नहीं पैदा हो सकते थे। क्योंकि ये हमेशा विकास के मार्ग में के बैरियर रहेंगे, हमेशा किसी भी राज्य के लिए और किसी भी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बने रहेंगे। और हमें हर हाल में इस प्रकार की किसी भी कुप्रथा को, माफिया किसी भी प्रवृत्ति का हो और किसी भी रूप में हो, उसको नकारना चाहिए, उसके खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। अब अखिलेश यादव आपके लिए कह रहे हैं कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग अपराध प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो हर व्यक्ति जानता है उत्तर प्रदेश क्या है आज के दिन पे। देखिए, आज एक 700 दंगे होते हैं 12 से 17 के बीच। तो 700 दंगे और निवेश का कोई माहौल नहीं। अपराधी संगठित अपराध में इतने प्रदेश के अंदर हावी थे कि पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी हर जनपद में। नियुक्ति एक कुछ निकलती थी, पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। और आयोगों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश एथनिक सेवा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, उसमें किस किस प्रकार के नमूने बिठाए गए थे। यानी जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं, वो चेयरमैन बनता था। अब इसको आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया, जिन्होंने प्रदेश के विकास में केवल रोड़े अटकाए, वे आज
विकास की दुहाई दें तो मुझे आश्चर्य होता है। नहीं, वो तो गिनाना नहीं भूलते। आप सब सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वो तो गिनाना नहीं भूलते कि ये एक्सप्रेस वे मैंने बनाया था, इस पे चल रहे हैं, इस पर मैंने जहाज उतारा था, ये अभी ये बनाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसमें उसका एक हिस्सा जो है शुरुआत में कुछ डैमेज हुआ था। देख लीजिए ये जो मोदी सरकार का बनाया एक्सप्रेस वे, ये देख लीजिए, हमारा बनाया वाला वो देख लीजिए। मैं क्या देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक समय सीमा के अंदर बना, और कोई भी मिट्टी का कोई भी अर्थ वर्क होगा उसमें पहले वर्ष में रेन कट आएंगे। रेन कट को आप वो नहीं बोल सकते, लेकिन यह भी सच है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में क्या खेल नहीं हुआ था, और अधूरा था जब इन्होंने उद्घाटन किया था। उसको पूरा हमने किया था, 1 साल और लगे थे उसको पूरा होने में, तो हमने पूरा किया उसे। इसी प्रकार से रेट में कितना अंतर था, डिफरेंस कितना था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका उदाहरण है। दिसंबर 16 में ही इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कर दिया था। मार्च 17 में हमारी सरकार आई, और मई 17 में मैंने जब समीक्षा की, पूछा, मैंने कहा भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रोग्रेस क्या है? कहा साहब 0। मैंने कहा क्यों? कहा साहब लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के हम कैसे बना सकते हैं? मैंने कहा इसमें तो टेंडर भी अवार्ड हो गए हैं। कहां हुए हैं? टेंडर अवार्ड हुए थे 15,200 करोड़ रुपए के। टेंडर अवार्ड हो गए, जमीन नहीं थी। जमीन नहीं थी, टेंडर वगैरह सब आवंटित हो चुके थे, सब हो गए थे। हमने फिर उसको कैंसिल किया, कैंसिल करके फिर लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हुई। हम लोग जब 80 बड़े प्रोजेक्ट में 80% लैंड आप जब ले चुके होते हैं, अधिग्रहण कर चुके होते हैं, आपके कब्जे में आ चुके होते हैं, तब टेंडर आप कर सकते हैं। तो हमने 1 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की। तो 16 से लेकर 18 की, तब तक 2 साल की अवधि हो चुकी थी। 2 साल के बाद भी फिर 15,200 करोड़ की ही टेंडर आए उस मामले में जी, और वही सब पार्टियां आई थी। तो हमें शक हुआ कि आखिर कोई तो बात था इसमें, 15,200 ही क्यों आया एग्जैक्ट जो पहले था। जो था। हमने फिर उसको कैंसिल किया, और फिर नए सिरे से हमने प्रक्रिया प्रारंभ की। नए लोग उसमें आए, और वही एक्सप्रेस हाईवे 11,800 करोड़ में हम लोगों ने बनाया। एग्जैक्ट 341 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का, 8 लेन की अतिरिक्त सुविधा देने, और उसमें हम सेमी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अतिरिक्त लैंड की सुविधा दे सकें, इस बात को लेकर के। तो क्या 15,200 करोड़ रुपए जो 2016 में बन रहा था, और उससे ज्यादा लैंड लेने के बाद उसी प्रोजेक्ट को हम लोग 11,800 करोड़ रुपए में पूरा कर देते हैं, तो क्या ये जो कारनामे हैं, आखिर ये पैसा कहां से जा रहा था, किसके पास जा रहा था? तो इन कारनामों का कलाकार मिला कि नहीं मिला आपको? मैंने कहा ना, ये सब होता था, ये सब हो रहा था। उनकी जेबें भरती थी, उनका विकास होता था, प्रदेश का नहीं होता था। एक परिवार का विकास होता था, प्रदेश का नहीं होता था। तो परिवार और प्रदेश में अंतर महसूस करना पड़ेगा। अगर आप प्रदेश का विकास पे ध्यान देते तो संभवतः इससे उभर करके एग्जैक्ट आखिर 11,800 करोड़ रुपए पे हम लोग बनाते हैं 2018 में, और वही प्रोजेक्ट 2 साल पहले तो और सस्ता होना चाहिए था। लेकिन बड़े बड़े दावे करते हैं, और भी मामलों में इसी प्रकार की स्थितियां थी। इसलिए उनका डेवलपमेंट क्या था, डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल है, ये हर व्यक्ति जानता है। जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश हो, वे न सुरक्षा दे सकते हैं, न डेवलपमेंट का कोई मॉडल दे सकते हैं, और जिनके लिए प्रदेश ही परिवार है, उनका मॉडल भी सबके सामने है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जिनके परिवार होते हैं वही परिवारों का दर्द समझ सकता है। तो मैंने कहा ना, उनका परिवार का दर्द ये था कि सब कुछ प्रदेश का लूट के अपने लिए खड़ा कर दो, उनके लिए सब कुछ वही था। लेकिन हमारे लिए परिवार नहीं है तो पूरा प्रदेश ही परिवार है।
योगी जी आज आप इतना खुल के सब बता रहे हैं, मैं आपको जनता के मन की एक बात बताता हूं। वो ये कहते हैं कि नेता नेता का सगा होता है। कोई नेता कभी दूसरे नेता को, ये चुनावों में सब एक दूसरे को जो मर्जी कह लें, कभी दूसरे नेता को जेल नहीं भेजेगा। और ये दिल्ली में, आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं, अरविंद केजरीवाल आए, शीला दीक्षित के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, एक केस नहीं दर्ज हुआ कभी। ऐसे जैसे अब आप बता रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये जिसने हमारा पैसा खाया ये जेल जाए। तो हमने तो कार्रवाई कर दी थी ना, पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया था, नए सिरे से हमने सारी कार्रवाई शुरू की। अन्य तमाम मामलों में हमने कार्रवाई की, हर मामले में कार्रवाई हुई है या कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, ये प्रदेश की जनता का पैसा है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो कस्टोडियन मात्र हूं जी। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई मैं आज हूं, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं यहां की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का, गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देखरेख करने तक मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं जब तक हूं उसका संरक्षण मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसका नैतिक संरक्षण करना। अब मैं एक नेता का नाम ले रहा हूं, अभी मैंने जो सवाल पूछा लोग कहेंगे देखिए आपने खुद ही उसका उत्तर दे दिया, आजम खान। लेकिन उसका वो लोग फिर आरोप वही है, आजम खान है, मुसलमान है, जेल में डाल दिया, चलता है, ये आरोप लगता है। आजम खान अब जब बाहर आए थे जेल से, उन्होंने कहा जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे कि मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, योगी जी ने क्या जुल्म नहीं किए, मोदी जी ने क्या जुल्म नहीं किए। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने गुनाह कर दिया, मुझ पर किताब चोरी का, बकरी चोरी का ये इल्जाम मुझ पर लगाए गए। और ये कहते कहते लगभग वो वहां से थे, और उनका कहना था कि भाई जो तकलीफें मैंने झेली हैं ये किसी को, कोई भगवान किसी को ना दिखाए। देखिए, मुझे प्रसन्नता है कि उनका भगवान में विश्वास हो गया है, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार की अराजकता रामपुर में थी, रामपुर की जनता उसका जवाब दे चुकी है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, और ये चीजें दिखाती हैं कि पब्लिक कितना पीड़ित वहां पर थी और कैसे उसका मुंह दबाया गया था। मैं अभिनंदन करूंगा रामपुर की जनता को कि अंततः वह उससे मुक्त होकर के विकास के इस मॉडल में जो बिना भेदभाव के हर तबके को देने का कार्य हो रहा है, उस तक आज उसने बहुत सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को उसने अंगीकार किया। वो ये कहते हैं कि रामपुर में पहले 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, लोग पहले आश्चर्य पड़ गए बीजेपी सीट कैसे जीत गई। फिर उन्होंने कहा यहां वोट ही नहीं डालने दिया बीजेपी ने किसी को। आजम खान इसलिए जो रामपुर सदर की सीट की बात कर रहे हैं, कहते हैं बैरिकेड लगा दिए मुस्लिम इलाकों में, लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, पुलिस खड़ी थी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का लगभग बराबर का है। और जब मुस्लिम ही नहीं देना चाहते हैं, देखिए वहां के सबसे पुराने लगभग 250 वर्ष पुराने एक मदरसे को उन्होंने बंद करवा करके उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, वहां की जो प्राचीन पांडुलिपियां थी उनके साथ जो व्यवहार किया था, रजा लाइब्रेरी के साथ जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जिस प्रकार से गरीबों की, दलितों की, कमजोर तबके के मुसलमानों की जमीनों को कब्जा किया था, ये सबके सामने एक उदाहरण है। कैसे इसको कोई कह सकता है कि नहीं हुआ? और ये तो सब वही सब लोग बोलते हैं आज वहां पर। सरकारी लैंड को जबरदस्ती आवंटित करके वह एक रिसर्च सेंटर के रूप में ली जाती है, लेकिन उसमें एक पब्लिक स्कूल अपनी चलाई जाती है। क्या अधिकार है आपको पब्लिक स्कूल चलाने का? आप सरकारी लैंड को जिस उद्देश्य से ले रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, आप वही कार्य उस पर करिए ना। ये बहुत सारी चीजें वहां पे बहुत गलत हो रही थी। और ये जो कार्रवाई, जो भी चीजें सामने आई, वहीं के पीड़ितों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सरकार उसमें कहीं भी नहीं है। अब आप सर्टिफिकेट गलत दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए,
तो हमने थोड़े उसको किया। उसमें तो जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे उन्होंने वहां पे कोर्ट में उसके मुकदमे को लड़े, वो चुनाव हारे, उसमें उसके बाद जो है वो मुकदमा हारे, कोर्ट ने उनको सजा दी। सरकार कहां से बीच में आ गई? लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। योगी जी, भी आपने इतना बताया कि अखिलेश यादव के बारे में कि उनके 5 साल की सरकार में केवल परिवार का विकास हुआ। अभी ये क्योंकि खबर बहुत चर्चा में रही, इसलिए आप मुझे याद है, आपसे पूछ रहा हूं। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म पुरस्कार से सुशोभित किया गया। और फिर लोगों ने याद दिलाना शुरू किया कि आप ही लोग तो कहते थे राम सेवकों पर गोली चलाने वाले कौन? मुलायम सिंह यादव। और आज उनको ये सरकार जो है सम्मानित कर रही है। इसमें वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जो आप लोगों के समर्थक माने जाते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया में जिस प्रकार की पारदर्शिता आई है पिछले 8 वर्ष के दौरान, हो सकता है किसी व्यक्ति का कोई एक पक्ष स्या पक्ष हो, लेकिन उसका एक पक्ष सेवा का पक्ष भी है। तो लोक सेवा के लिए वह पद्म पुरस्कार उन्हें मिला है। और वह ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का बड़प्पन है कि वह पुरस्कार देने में भेदभाव नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती। किसी भी पार्टी का है, अगर उस व्यक्ति ने समाज को समर्पित होकर के कार्य किया है, उसको उसका नाम दे रही है, उसको सम्मान दे रही है। कलाकार हो, साहित्यकार हो, या फिर गांव के उन लोगों को, आपने देखा होगा पिछली बार अयोध्या के एक ऐसे सज्जन को सम्मान मिला था जो लावारिस लाशों को चुपचाप दफन करने या उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई करता था। आखिर नाम समाज से ही आए होंगे ना, और फिर वहां आए। तो इसके प्रति तो समाजवादी पार्टी को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, कि मुलायम सिंह जी को वे लोग सम्मान नहीं दे पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, और यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। लोग कह रहे हैं यादवों के वोट के लिए किया है। देखिए, वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं करती है। बीजेपी के लिए पहली पार्टी है जो कहती है दल से महत्वपूर्ण देश का हित। अन्य दल क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कहते हैं? हमें तो यही बताया जाता है कि भाई अगर देश का हित महत्वपूर्ण, देश का हित कहीं पे आड़े आता है तो हमें दल के हित से उसको महत्व देना होगा। वे लोग नहीं कर सकते, और लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये वास्तव में अवसर था उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास, अपने कैरेक्टर को सुधारने का। कृतज्ञता ज्ञापित करते, धन्यवाद ज्ञापित करते, लेकिन जिनकी डिक्शनरी में कृतज्ञता और धन्यवाद जैसे शब्द हैं ही नहीं, उन लोगों को तो मुझे लगता है कि कोई उपदेश देना ही बेकार है। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट जो आजकल चर्चा में है उस ओर आपका ध्यान ले जाता हूं। आपने राजस्थान अभी आप गए थे, आपने वहां पर कहा कि सनातन राष्ट्र धर्म है। इसको लेकर के खूब प्रतिक्रिया आई। लोगों ने लिखा कि जो देश के अंदर मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, क्या वो अब उसका क्या होगा? ये राष्ट्र में उसको उसके धर्म की कोई आजादी नहीं रह गई? देखिए, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। याद रखना, भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। और याद रखना, दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर के उसको सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा जाति, मत और मजहब दुनिया का आज के दिन पर है जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उनके संकट के साथ खड़े होकर के उन्हें संरक्षण न दिया हो? और हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा किसी पूजा पद्धति से नहीं की गई है। देखिए, रामायण में बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है
वह है, वो प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने कुछ देर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। तो उस समय सनातन धर्म पर बहस हुई, वह सनातन धर्म क्या है। तो उस समय मैनाक पर्वत ने कहा इसी बात को, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन है, और यही हमारा सनातन धर्म है, जिसने मानवीय मूल्यों को और दुनिया की हर जाति को उसकी विपत्ति के समय, संकट के समय संरक्षण दिया। तो हम तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में लेते हैं। हमने उसको उपासना विधि के रूप में कभी नहीं लिया। उपासना विधि अलग अलग हो सकती हैं, होंगी, हैं भी, लेकिन उसकी व्यापकता को, उसको हमने एक वे ऑफ लाइफ के रूप में लिया है, जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में लिया। वो अलग अलग रूप में हो सकता है, बौद्ध के रूप में हो सकता है, जैनी के रूप में हो सकता है, सिख के रूप में हो सकता है, वैदिक धर्म के रूप में हो सकता है, किसी अन्य रूप में हो सकता है। खासकर मुसलमान और क्रिश्चियन, इसी पर है सवाल। सवाल यह है, क्या उनके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें यहां पे संकट के समय उनको संरक्षण नहीं दिया था क्या? कब नहीं दिया? और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ, जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पे उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है। उदाहरण सबके सामने है, तो क्यों इस प्रकार की बातें लोग करते हैं? ये आपकी बात ठीक है, हिंदुस्तान उदार है, मैं क्या करूं उदार? क्या इसी उदारता की सजा आप देंगे इस देश को? वो कहते हैं कि हमें जो हम हैं हम रहने दीजिए, जो आप हैं आप रहिए। वो तो जो योगी जी, जो हम लोग हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पर कॉलम में लिखते हैं ना, धर्म रिलीजन, तो हिंदू लिखा हुआ मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर, आपका भी लिखा होगा, किसी के ईसाई लिखा है, किसी के मुसलमान लिखा है। हमने सबको छूट दी है, लेकिन कानून तो सबको मानना पड़ेगा, कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए। हम यही बात कर रहे हैं कि आप अपना कानून, कम से कम देश के कानून को तो मानो, देश के कानून के साथ जीना सीखो, और देश के कानून के साथ हर व्यक्ति उसका सम्मान करना सीख जाएगा तो भारत की प्रोग्रेस को कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आपके आखिरी 5 मिनट केवल ले रहा हूं। अभी चूंकि आपने रामायण का एक उदाहरण किया था, आप ही की साथ सरकार में काम किए हुए पुराने साथी आजकल चर्चा में हैं, और वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जो जितना जल्द खत्म हो वो देश के लिए जरूरी है, लेकिन हो नहीं रही। रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये ठाने बैठे हैं कि ये इसमें से एक चौपाई जो है वो हटाई जाए। वो बार बार उसको लेना भी अच्छा नहीं लगता कि ये पिछड़ों के लिए अपमानजनक है। देखिए हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है, जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु किसी का हित और अहित नहीं है, इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने को अवसर मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कोई इस प्रकार का कोई इन्वेस्टर समिट किया यूपी के अंदर? कभी नहीं किया। उनके समय कोई उद्योग क्यों नहीं आ पाते थे? उनके समय में दंगे क्यों होते थे? पर्व और त्योहारों के समय में लोगों के चेहरे पर एक भय और
दहशत क्यों छा जाता था? क्योंकि एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं था, लोक कल्याण का नहीं था, एजेंडा कुछ और था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, शानदार तरीके से होगा, लाखों करोड़ रुपए के निवेश आएंगे, लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा देंगे। अब इसमें कोई यूपी को रोक नहीं सकता है। एक अंत में G20 का जो कार्यक्रम ठीक आपके इन्वेस्टर समिट के बाद होने वाला है, उसके उद्देश्य के बारे में बताएं। हम यूपी के लिए गर्व की बात है कि 3-4 शहरों में उसका आयोजन होंगे। देखिए, हमारे लिए ये गौरव की बात है। मैं आभारी हूं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने G20 जैसे प्रतिष्ठित समिट यूपी के अंदर करने का भी अवसर हमें दिया है और देश के अंदर पहली बार इतने बड़े आयोजन इतने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। और उसमें 11 जो मीटिंग्स होनी है यूपी के अंदर होनी है 4 शहरों में। ये 9-10 से प्रारंभ हो जाएगा आगरा में, यूपी के अंदर लखनऊ में 13, 14, 15 में यहां पे संपन्न होगा हमारे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तत्काल बाद। गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में समिट होने हैं। देखिए, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है। दुनिया के अंदर 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन के 90% से अधिक अधिकार जिन देशों के पास हैं वह G20 के देश हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि अमृत काल में पहले ही वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी को इन G20 के देशों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है और इससे संबंधित समिट का उत्तर प्रदेश में होना हमारे लिए वैश्विक मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होने वाला है। एक और 20 देश तो ये रहेंगे। भारत के 9 अन्य मित्र देश भी इसमें सहभागिता करेंगे। तो उन सभी के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और उत्तर प्रदेश उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करने का। और यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपका लक्ष्य है और उसमें ये इन्वेस्टर समिट एक अहम भूमिका निभाएगा। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी को, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को, जो कल यूनियन बजट आया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उस विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा। योगी जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत धन्यवाद। और इतना समय आपने दिया, मैं जानता हूं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है आपका, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।